Second case, when non-volatile solid particle is added in volatile solvent, solvent is still volatile, but the solid particle which has been added in the solvent, that is non-volatile. Non-volatile means which cannot vaporize, जो vaporize नहीं हो सकता है, जिसका vapor pressure 0 होगा, PV naught is 0. Yeah? इसे non-volatile solid कहा जाएगा. ये volatile है, इसलिए PA naught is non-zero. तो vaporize हो रहा है, उसका vapor pressure है, उसका vapor pressure 0, no vaporization. जनरली सॉलिड सॉल्ट्स जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं. जनरली सॉलिड salts are non-volatile in nature. Is that okay? यही PA का ग्राफ होगा, यही P सॉल्यूशन का ग्राफ होगा. PA and P solution both are same. PA is PA naught x है, P solution is PA क्योंकि PB 0 है यहाँ पर, और P solution PA PA naught x है. ये कुछ ग्राफ होगा. इस बार तीन ग्राफ अलग अलग नहीं आएंगे. PB वाला ग्राफ 0, so PA plus PB will be P solution which is PA only. क्या इतना समझ में आता है हमें? Is that okay? Yes, sir. चलो अब एक मिनट बोर्ड पे देखना, फिर कॉपी करना है. Lowering in vapor pressure delta P. Delta P is basically which is defined as lowering in vapor pressure. Initially we had only solvent.
सॉल्वेंट कुछ वेपराइज हो रहा था, उसका अपना वेपर प्रेशर था। जैसे ही उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल ऐड कर दिए, एक वेपराइज होने वाले सब्सटेंस में ऐसा सब्सटेंस ऐड किया गया जो नॉन वेपराइजेबल है, वेपराइज नहीं होता है, तो डेफिनेटली जो वेपराइज हो रहा है उसकी टेंडेंसी कम कर देगा, तो वेपर प्रेशर कम कर देगा। यहाँ पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम आ गया। पहले जो प्योर ए का वेपर प्रेशर पी नॉट था, अब वो पी सॉल्यूशन हो गया है। पी सॉल्यूशन इज बेसिकली पी नॉट एक्स। क्या एक्स का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा? यदि ये लेस देन 1 होगा तो पी नॉट से ये क्वांटिटी हमेशा छोटी होगी, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये दो सब्सटेंस को ऐड किया जिसमें से एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल वाले का वेपर प्रेशर 0 हो, इसका वेपर प्रेशर कुछ कम कर देगा एक्चुअल वैल्यू। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। यस सर। पी नॉट को कॉमन लो, 1 माइनस एक्स है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, lowering in vapor pressure था डेल्टा P, relative lowering in vapor pressure will be delta P upon PA naught। हम PA naught से डिवाइड कर देंगे, जितना डिक्रीज हुआ है अपॉन इनिशियल वेपर प्रेशर। क्लियर? डिक्रीज अपॉन इनिशियल ये हो जाएगा रिलेटिव lowering in vapor pressure, मोल फ्रैक्शन ऑफ B और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। यहाँ पे PA naught को डिवाइड किया XB, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन सॉलिड का उतना ज्यादा रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होता है।
कॉपी करो इतना स्लाइड अकाउंट। So excuse They will form two separate layer. कौन से शेयर की जब भी दो इमिसिबल लिक्विड हमने ऐड किए, लिक्विड ए लिक्विड बी, दे विल फॉर्म सेपरेट लेयर, दो सेपरेट लेयर बनेगी यहाँ पर। क्लियर? तो इसका जो वेपराइजेशन है और ए का जो वेपराइजेशन है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। 100% है, 100% बी। P equal to PA naught, PB equal to PB naught. So P solution will be PA plus PB, PA naught plus PB naught. Vapor pressure of solution will be more than both pure A pure B. दोनों का एडिशन हो गया, दोनों से ज्यादा हो जाएगा और यदि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपराइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। So hence it has less boiling point than pure A and pure B. एक सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री, दूसरा 100 डिग्री, मिक्स करने पे इनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर? जनरली 70 और 100 के बीच में जाता है मिसिबल लिक्विड में, इमिसिबल में वो दोनों से कम हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. so यस। सर यहाँ पे दोनों लिक्विड इमिसिबल हैं तो उनका मोल फ्रैक्शन 1 होगा ना? हाँ, तो इसलिए x से 1 x भी 1। क्लियर? Yes, so चले हम आगे। Yes, sir.
सुनो पहले कॉपी करना। कंबाइंड फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। रॉल्स लॉ ने वेपर प्रेशर को रिलेट किया है मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। डाल्टन्स लॉ ने मोल पार्शियल प्रेशर को रिलेट किया है वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर को रिलेट किया मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। वो लॉज आर करेक्ट, हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। y p total equal to p naught x। तो y आ गया p naught x upon p total। p total को फर्दर रॉल्स लॉ से रिप्लेस कर दो p naught x प्लस p naught x। तो यहां से हमारे पास ये पता चल रहा है वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन है विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। इज दैट ओके? समझ में आया इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर लो जल्दी से कॉपी। अथर ये रिकॉर्डिंग फिर है ना अपलोड कर देना यूट्यूब पर, तुम्हारी और मुझे लिंक सेंड कर देना, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ये 4 क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन है। सेक्शन 8 इसी ऑर्डर में करना है 1 3 4 5 देन सेक्शन 9। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। सेक्शन 8 के चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, चारों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट साथ। चलो अटेम्प्ट किए कुछ क्वेश्चंस। Am I audible or not? ऑडिबल सर। क्या सेक्शन 8 के चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, कर रहे हो अभी? यस नो बोलो, मैं डिस्कस करूं सेक्शन 8 या टाइम चाहिए अभी? जिसका हो गया सेक्शन 8 अटेम्प्ट वो हैंड रेज कर दो। ठीक है, आई एम गिविंग यू सम मोर टाइम, अटेम्प्ट कर लो। डिस्कस करें अभी एटलीस्ट सेक्शन 8। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, मैं चेक बॉक्स नहीं पढ़ पाऊंगा तो बेटर है सेक्शन 8 में जो भी 1 3 4 5 में डाउट है वो बोल के बता दो, सॉल्व कर देता हूं। Fourth. 4 F3. 3 and 4
और कुछ? देखो, क्या x से टेंडिंग टू 1 लिमिट पर जब मोल फ्रैक्शन a का 1 की तरफ टेंड कर रहा है, हम ये बोल सकते हैं व्हाटएवर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द वेपर प्रेशर ऑफ a का प्रेशर यदि 1 से 1 हो गया, 100% हो गया a सॉल्यूशन में, जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वही a का वेपर प्रेशर। यहाँ पे x से को 1 रख दो तो हमारा बेसिकली p आ जाएगा। कितना आएगा p? 120 + 140 260 और वही pa होगा। x is 1 then p, हमारे पास जो फॉर्मूला है p सॉल्यूशन pa plus pb, pa नॉट xa plus pb नॉट xb, xa 1 तो xb 0, तो बेसिकली वो p बच गया। टोटल p सॉल्यूशन pa both are same 260, xa tending to 1, नीचे 1, आंसर will be 260। केमिस्ट्री कम, मैथमेटिक्स थोड़ा ज्यादा था, लिमिट वगैरह। Is that okay? F3, Yes, sir. F4, देखो हमें 350 केल्विन दे रखा है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 350 केल्विन है। गिवन टेंपरेचर इज 350 केल्विन एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो 350 केल्विन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ही दे रखा है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 एटमॉस्फेयर 760 mm ऑफ Hg? क्या इतना समझ में आता है तुम्हें? एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इक्वल टू सराउंडिंग प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो इसको 760 लिखा, पी नॉट वैल्यू दे रखा है, पीबी नॉट दे रखा है, xb को 1 - x से लिख दिया है। x के लिए सॉल्व कर लेना, हो जाएगा bf4 Is that okay? Yes, sir. चलो सेक्शन F कंप्लीट। सेक्शन I कर रहे हो या कर लिया है? बाकी है सर। Giving you 3-4 minutes for section I, कर लो वो भी अटेम्प्ट। अच्छा, कहीं पे वर्ड डिस्टिलेट यूज आएगा ना, डिस्टिलेट क्या होता है एग्जैक्टली? हमारे पास एक वेसल है, इस वेसल में लिक्विड है। हमने क्या किया, यहां से जो लिक्विड वेपराइज हो रहा है, ये वेपर्स को एक दूसरे कंटेनर में कंडेंस कर दिया। इसको यहाँ पे वेपर्स को कलेक्ट किया, ये कंडेंसर है, कंडेंस कर दिया, इसमें उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेट। इसे डिस्टिलेट कहा जाता है, डिस्टिलेट ऑफ फर्स्ट वेसल। मतलब यहाँ के वेपर्स को कंप्रेस करके कंडेंस किया। इसका मतलब है यहाँ पे फ्रैक्शन YYB है, तो उसी फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। लेट्स से दिस इज XAXB, दिस इज YYB, XA डैश XB डैश, इसको लिख देते हैं Y डैश YB डैश। यहाँ पे जो वेपर्स होंगे XA डैश एंड Y आर सेम, XB डैश एंड YB आर सेम। इन्हीं वेपर्स को कंडेंस किया गया है यहाँ पर। क्लियर?
उन्हें डिस्टिलेट कहा जाता है। तो कहीं भी यूज आएगा, ध्यान रखना, लेक्चर नोट्स में लिख लो। कंडेंसेट ऑफ वेपर्स ऑफ फर्स्ट वेसल। बोलो। सर वो कंडेंस्ड लिक्विड का भी अपना एक वेपर प्रेशर होगा। हाँ, उसका अपना एक वेपर प्रेशर होगा। इसको कलेक्ट किया, यहाँ पे कंडेंस किया, ये अपना इक्विलिब्रियम में। इवन इसे कलेक्ट किया, कंडेंस किया, वो अपना अलग उसमें। तो ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। समझ में आया क्या हो रहा है? तुमसे यदि ये पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे? पहले रॉल्स लॉ, अपना डाल्टन्स लॉ के कंबाइंड फॉर्म को यूज करो, y निकालो। एक बार y आ गया तो ये दोनों आ गए, ये दोनों आ गए, फिर वापस से रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ का कंबाइंड फॉर्म लगा दो, ये वाला फॉर्मूला y इक्वल टू TA नॉट XA अपॉन TA नॉट XA प्लस PB नॉट XA। इसे दो बार लगाओगे तो ये y डैश भी आ जाएगा। एक बार यहाँ लगाया तो y आ गया, y मतलब XA डैश आ गया, फिर वापस से लगा दो इन दोनों। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, I3 I5 F2। चलो, किस क्वेश्चन में डाउट है? अनम्यूट करके बोलना है तुम्हें। I3 I5 and F2 which question need to be discussed? I5. I5। देखो, P इक्वल टू P नॉट X है। उसका जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर 100 था तो उसका 95% अभी है, तो उसको 100 ले लिया, इसको 95 ले लिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ है W1 अपॉन M1, W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। फिर बस मैथमेटिकल अरेंजमेंट है। मैंने इसको यहाँ पे इन्वर्स कर दिया दोनों तरफ। इसको 100/95 यहाँ पे आ गया, सेपरेट कर लिया। W1 बाय हाँ, W2 बाय W1, M2 नीचे आएगा, यहाँ पर M1, यहाँ पर M2। अब हमें ये पता है ये 1 है, इसका भी हमें रेशो दे रखा है 0.3 टाइम्स, तो इसको भी 0.3 रखकर सॉल्व कर लेना। W2 W1 जो भी रेशो पूछा है वो हो जाएगा अभी ये। हाँ सर, हो जाएगा। और कोई डाउट? Is there any other doubt?
नहीं है बच्चों दोनों क्वेश्चन में डाउट? F2 का आंसर आ गया है सभी का? बोलो यार, हाँ ना कुछ तो बोलो। अंकित, अनिकेत, अमोक आ गए आंसर? ठीक है, चलो सेशन एंड कर रहा हूँ, फिर मैं पावर फिर से कट हो गया है यहाँ पर। सेक्शन आई होमवर्क में है, सेक्शन एफ ये दो नए एडिशन है लास्ट टाइम से, सेक्शन आई एंड सेक्शन एफ, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ क्लियर है? सो यस सर प्रीवियस क्लास में जो रॉल्स लॉ का फर्स्ट ग्राफ था उसमें डाउट। बोलो। सर उसमें जो लाइन पी टोटल को रिप्रेजेंट करी है वो वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। फिर से बोलो, नहीं समझ में आया। सर रॉल्स लॉ के फर्स्ट केस के ग्राफ में जो पी टोटल वाली लाइन है वो वाला रिप्रेजेंट कर रिपीट कर पी दीजिए। टोटल लाइन कैसे आई ये पूछ रहे हैं? यस सर। ये पी ए, ये पी बी, इन दोनों का एडिशन पी टोटल। तो इन दोनों का एडिशन, ये तो मैंने ग्राफ ड्रॉ करके बता दिया, मैथमेटिकली बता देता हूं। पी टोटल पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन आ रहा है, 2 पॉइंट चाहिए, x को 0 रखो। जब x को 0 रखोगे पी टोटल पी बी नॉट, ये वाला पॉइंट पी बी नॉट। x को 1 रख दो, जब x को 1 रखोगे p आएगा पी ए नॉट, ये वाला पॉइंट पी ए नॉट। स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर दिया 2 पॉइंट। अभी ठीक है? यस सर अब क्लियर है। ठीक है, सेशन एंड करें फिर हम।